दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उड़ान अकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और एमपीपीएससी के इस विशेष सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग एनवायरनमेंट जो सब्जेक्ट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितनी भी बेसिक बातें हो सकती हैं उन सभी बेसिक बातों को समझकर हम लोग सबसे पहले अपना बेस तैयार करेंगे, ताकि एनवायरनमेंट में आने वाले जो बड़े और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उन तक आप सबकी पहुंच बेहतर हो पाए और आप शायद है ना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाए। यही उड़ान एकेडमी की प्राथमिकता, यही हमारी प्रायोरिटी रहने वाली है। तो आज से हम लोग एमपीपीएससी के इस कक्षा में है ना एनवायरनमेंट शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस को अगर थोड़ा सा डिकोड करूं तो आप सब जानते हैं कि एनवायरनमेंट का ये जो सेक्शन है ये एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के यूनिट नंबर 7 का हिस्सा है। और दूसरा अगर हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस में अगर आप देखिए तो जो हमारा पेपर 3 है ना उसका पार्ट बी है ना जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है, उसमें तकरीबन 5 यूनिट्स दी गई हैं। और उन 5 यूनिट्स में है ना जो यूनिट नंबर 5 है इट डील्स विथ एनवायरनमेंट, यानी कि पूरा का पूरा जो सेगमेंट या हिस्सा है वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। तो आज के समय पर पर्यावरण को जानना है ना, पर्यावरण के संबंध में पढ़ना है ना, और है ना पर्यावरण को अपने आसपास थोड़ा सा अवेयर करवाना या लोगों को बताना, ये आज के समय पर अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो आज के सेशन में हम लोग यही सब समझने वाले हैं कि पर्यावरण क्या है, मतलब व्हाट इज एनवायरनमेंट, है ना। एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण किस तरीके से बनता है और साथ ही साथ पर्यावरण का संरक्षण यानी कि है ना जो पर्यावरण है हमारा है ना उसका कंजर्वेशन है ना किस तरीके से किया जाता है। इन सभी बेसिक मुद्दों पर आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये हमारे एनवायरनमेंट की पहली क्लास है ना, ये हमारी प्रथम कक्षा है ना। और इससे जुड़े हुए है ना जितनी भी खास बातें हैं है ना वो आप हम लोग आज के सेशन में है ना करने वाले हैं। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और बात करते हैं बेसिकली एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण के बारे में। देखिए तो जब भी हम एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण के विषय में है ना चर्चा करेंगे तो सबसे पहले इसमें हमें ये समझना होगा कि इसकी डेफिनेशन यानी कि इसकी परिभाषा क्या है। तो जब भी हम इसको डिफाइन करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि जो पर्यावरण है ना, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं एनवायरनमेंट है ना, तो पर्यावरण शब्द बेसिकली आप सभी लोग जानते हैं कि पर्यावरण जो शब्द है ना ये दो शब्दों से निर्मित है, मतलब कि ये दो शब्दों से बना हुआ है ना, जिसके अंतर्गत पहला शब्द क्या कहलाता है ना, पहला शब्द कहलाता है परि, है ना। और जो दूसरा शब्द हमें देखने को मिलता है ना, इस दूसरे शब्द को हम लोग कहते हैं आवरण। यानी ये जो पर्यावरण अर्थात एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट को ही हिंदी में हम लोग पर्यावरण कहते हैं। और जो पर्यावरण है ना ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ना, जिसके अंतर्गत है ना पहला जो शब्द है ये है परि और दूसरा शब्द कौन सा है आवरण, है ना। परि की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है चारों ओर, है ना। और दूसरी तरफ अगर हम डिस्कस करें तो आवरण का मतलब क्या होता है, घेरे हुए, है ना। अर्थात हम सिंपल तौर पर क्या कह सकते हैं है ना, या फिर हम लोग है ना क्या बोल सकते हैं कि अर्थात है ना ऐसी चीजें है ना जो हमें है ना, या फिर अर्थात सभी चीजें है ना जिन्होंने हमें चारों ओर से क्या किया हुआ है ना, सभी चीजें है ना जिन्होंने हमें चारों ओर से घेरा हुआ है या जिन्होंने हमें है ना चारों तरफ से कवर करके रखा है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं है ना, उसी को बेसिकली क्या कहा जाता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं पर्यावरण। यानी कि एनवायरनमेंट या पर्यावरण क्या है, तो पर्यावरण आप बोलेंगे कि ये दो शब्दों से निर्मित एक शब्द है ना, जिसको जिसके अंतर्गत एक शब्द है परि और दूसरा है आवरण, है ना। परि का मतलब क्या होता है चारों ओर, है ना, और आवरण का मतलब क्या होता है घेरे हुए। अर्थात जितनी भी चीजों ने हमें चारों ओर से घेरा हुआ है या फिर जितनी भी चीजें हमारे सराउंडिंग हमें देखने को मिलती हैं है ना, उन सभी चीजों को ही मिलाकर क्या बनता है ना पर्यावरण, यानी कि एनवायरनमेंट का निर्माण
हमें देखने को मिलता है। तो पर्यावरण एक्चुअल में क्या है? तो आप बोलेंगे कि भाई पृथ्वी को जिन चीजों ने चारों तरफ से घेर कर रखा है ना? किसको घेर कर रखा है? पृथ्वी को, है ना? क्या घेर कर रखा है? तो जो कुछ भी है ना? जिसने भी पृथ्वी को चारों तरफ से घेर कर रखा है ना? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? है ना? उन चीजों को हम जिस विषय में पढ़ते हैं या जिस सब्जेक्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं, उसी सब्जेक्ट को ही क्या कहा जाता है? उसी को हम लोग कहते हैं एनवायरनमेंट, उसी को हम लोग कहते हैं पर्यावरण, है ना? तो पर्यावरण क्या है? सबसे पहले आपने, है ना, इसे समझने की यहाँ पर कोशिश की। उसी तरह से अगर हम देखें तो जो एनवायरनमेंट वर्ड है क्या है ना? एनवायरनमेंट जो वर्ड हम लोग इंग्लिश में देखते हैं, है ना, जो एनवायरनमेंट वर्ड यानी कि, है ना, जिसे हम लोग हिंदी में पर्यावरण कहते हैं, इंग्लिश में क्या है? एनवायरनमेंट है ना? ये जो एनवायरनमेंट वर्ड है ये कहाँ से डिराइव हुआ है? तो ये बेसिकली डिराइव होता है ना, एक फ्रेंच वर्ड से, है ना, एक फ्रेंच शब्द से ये निकला है। और इस फ्रेंच वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? इसे बोला जाता है एनविरॉन। क्या बोलते हैं इसको? है ना, इसे एनविरॉन कहा जाता है। और एनविरॉन का मीनिंग यानी कि इसका अर्थ क्या होता है? इसका मीनिंग या अर्थ होता है सराउंडिंग। क्या होता है? इसका मतलब होता है सराउंडिंग। इट मीन्स आप सीधे सीधे कह सकते हैं क्या कि जितनी भी चीजों ने, है ना, अर्थ को, है ना, चारों तरफ से कवर कर रखा है, या ऐसी सभी चीजें जो अर्थ के सराउंडिंग पाई जाती हैं, उन सभी चीजों के बारे में, है ना, जिस सब्जेक्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं या जिस विषय में हम लोग पढ़ते हैं, उसी विषय को क्या कहा जाता है? उसी को हम लोग कहते हैं एनवायरनमेंट, उसी को हम लोग कहते हैं पर्यावरण, है ना? तो सबसे पहले, है ना, आज जो हम लोगों ने ये एमपीपीएससी का अपना पेपर 3 शुरू किया, इस पेपर 3 में 5 यूनिट हैं, है ना? और 5 यूनिट में मैं सबसे पहले एनवायरनमेंट को लेकर आपके सामने क्यों जुड़ रहा हूँ? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि एनवायरनमेंट ना सिर्फ पीसीएस लेवल पर, है ना, एज वेल एज ये यूपीएससी के एग्जाम में बहुत काम आता है। और यहाँ से जो सवाल हैं वो निश्चित तौर पर पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन देखने में आपको ऐसे लगेंगे कि जैसे साइंस के हैं, पर वो प्रश्न पूरी तरह से साइंस के ना होकर दरअसल वो किसके होते हैं? एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण के ही होते हैं, है ना? इसी वजह से, है ना, पर्यावरण को जानना समझना बहुत जरूरी है अगर आपको, है ना, पेपर में अच्छा खासा स्कोर करना है। और पेपर 3 के अगर पार्ट बी को आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो बाकी चीजें ऑलमोस्ट सब एक जैसा ही पढ़ेंगे। एनवायरनमेंट में हमें बहुत अच्छी पकड़ यहाँ पर रखनी है। तो इसी में मैंने आप सबको ये समझाया कि एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण एक्चुअल में क्या है। तो देखिए, पर्यावरण शब्द ये 2 शब्दों से निर्मित है, परिधन आवरण, है ना? परि का मतलब है चारों ओर और आवरण का मतलब है घेरे हुए, यानी कि जिन चीजों ने भी, है ना, पृथ्वी को चारों ओर से घेर कर रखा है, उन सभी के बारे में, है ना, जिस विषय या सब्जेक्ट में हम लोग स्टडी करते हैं या उन सभी चीजों के बारे में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो उसी विषय को क्या कहा जाता है? उसी को हम कहते हैं पर्यावरण। और साथ ही साथ एक चीज मैं आपको और बता दूं कि पर्यावरण का अंग्रेजी पर्याय क्या है? व्हाट इज द इंग्लिश टर्म ऑफ पर्यावरण? सो इट इज एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट word is derived from the French word environ, which means surrounding. It means all those things which have been present surrounding the earth is called environment। यानी कि जितनी भी चीजें पृथ्वी के सराउंडिंग हैं, है ना, उन सभी के बारे में, है ना, जब हम स्टडी करते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को हम लोग कहते हैं एनवायरनमेंट, इसी को पर्यावरण कहा जाता है ना? अब उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए, अगर हम एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें, है ना, तो एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर मैं इस क्लासरूम की बात करता हूं तो इस कक्षा यानी क्लासरूम की अगर आप बात करें तो इस कक्षा में क्या क्या है ना? इस कक्षा में आपको यहाँ पर चेयर भी दिख रही है ना? इस कक्षा में हमें यहाँ पर टेबल भी दिख रही है, यहाँ पर हमें बॉटल भी दिख रही है ना? यहाँ पर हमें, है ना, फोन भी दिख रहा है ना? इसके अलावा हमारे बाहर की तरफ अगर देखा जाए तो एयर यानी कि हवा भी है ना? हवा यहाँ पर भी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सॉइल यानी कि मिट्टी भी है। मतलब इन सभी चीजों ने,
है ना, अर्थ को चारों तरफ से क्या करके रखा है, कवर करके रखा है ना, घेर के रखा है। और इन्हीं सब के बारे में, है ना, जिस सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं वही तो क्या है, एनवायरनमेंट है, वही तो क्या है, पर्यावरण है ना। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो सॉइल के अलावा जैसे वाटर, यानी कि जैसे हमें जल देखने को यहाँ पर मिलता है। और जब भी हम पर्यावरण की बात करेंगे तो इमेजेस के माध्यम से एक चीज समझिएगा, है ना, एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण का मतलब एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर नेचर से भी है। किससे है ये, है ना, नेचर से है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें प्रकृति से प्राप्त है ना, और प्राकृतिक चीजों ने जो हमें चारों तरफ से, है ना, डिस यहाँ पर कवर करके रखा है ना, उसी नेचर यानी कि प्राकृतिक, है ना, चीजों को जिस विषय में हम लोग डिस्कस करते हैं वो क्या है, वही है एनवायरनमेंट। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए, मिट्टी है ना, वाटर है, पानी है, हवा है ना, रॉक्स हैं, मतलब चट्टाने वगैरह हैं, इन सभी ने तो हमको चारों तरफ से घेरा है ना। मतलब कि जितने भी प्राकृतिक चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं, और इन प्राकृतिक चीजों ने चारों तरफ से हमें घेर के रखा है, और उन्हीं को जिस विषय में पढ़ते हैं वही क्या है, एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण है। तो आई होप आपको अभी तक में इतना तो समझ में आया होगा कि एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण का, है ना, एग्जैक्टली यानी कि सही मायने में, है ना, इसका मीनिंग अर्थात मतलब, है ना, होता क्या है। अब उसके बाद थोड़ा सा अगर हम आगे डिस्कस करते हैं तो हमें ये समझ में यहाँ पर जरूरी होगा, है ना, हमें ये डिस्कस करना यहाँ पर जरूरी होगा कि जो एनवायरनमेंट होता है हमारा, है ना, ये एनवायरनमेंट किस तरीके से ये बनता है ना। तो हमें डिस्कस करना होगा, है ना, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि जिसको क्या बोला जाता है ना, इसको हम लोग कहते हैं पर्यावरण के घटक। क्या बोलते हैं इसको, है ना, इससे बोला जाता है ना, पर्यावरण के घटक। भाई एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण में हमारे आसपास की चीजें तो आती हैं, है ना। अब वो कौन कौन सी चीजें आती हैं और किसको किस कैटेगरी में समझना रहता है, अब यहाँ पर इस विषय में भी चर्चा करनी जरूरी है। तो जब भी मैं बात करूं कि एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स, तो देखिए पर्यावरण के, है ना, सामान्यतः अगर देखा जाए तो इसके दो कंपोनेंट्स यानी कि दो घटक होते हैं। कितने घटक होंगे, है ना, इसमें दो घटक होते हैं, मतलब दो तरह की चीजों से मिलकर हमारा पर्यावरण, हमारा एनवायरनमेंट बनता है ना। अब एनवायरनमेंट कैसे बनेगा, तो जो दो कंपोनेंट्स यानी कि इसमें जो दो घटक होंगे, है ना, इन दो कंपोनेंट में से एक को हम लोग क्या कहेंगे, है ना, एक को हम लोग कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट। क्या बोलते हैं एक को, है ना, एक को बोला जाता है बायोटिक कंपोनेंट, और वहीं पर जो दूसरा होता है ना, इसे हम लोग कहते हैं अबायोटिक कंपोनेंट, है ना। हिंदी में इनको क्या लिखा जाता है, तो एक को लिखा जाता है जैविक घटक। क्या बोलते हैं, है ना, एक को बोला जाता है जैविक घटक, और वहीं पर जो दूसरा कंपोनेंट होता है ना, इसको क्या लिखा जाता है ना, इसको बोला जाता है अजैविक घटक, है ना। एक होता है बायोटिक कंपोनेंट यानी कि जैविक घटक, है ना, और दूसरा क्या होता है, अबायोटिक कंपोनेंट यानी कि अजैविक घटक। और यही दोनों कंपोनेंट मिलकर क्या करते हैं, एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण का निर्माण करते हैं, है ना। अब बायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन आता है, तो एक बात ध्यान रहे कि बायोटिक कंपोनेंट में, है ना, हम उसको रखते हैं जिसमें कि जो लिविंग्स यानी कि जो सजीव होते हैं, है ना, यानी कि जिनमें क्या होता है, जीवन पाया जाता है ना। तो लिविंग्स को यहाँ पर रखा जाता है जो सजीव होते हैं। भाई पर्यावरण का हिस्सा सजीव भी है और पर्यावरण का हिस्सा निर्जीव भी है ना। अगर मैं टेबल और चेयर की बात करूं तो इनने भी तो जो है एक तरीके से पृथ्वी को चारों ओर से घेर के रखा है ना। हवा है, हवा क्या बोलती है क्या, है ना, हवा में क्या जीवन है क्या, लेकिन हमारे जीने के लिए तो वो जरूरी है ना। टेबल चेयर भले हमसे बात नहीं करती हैं, लेकिन हमारे सर्वाइवल, हमारे जीविका के लिए ये सब क्या है, ये अत्यंत आवश्यक है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन सभी चीजों ने मिलकर पर्यावरण को बनाया है। तो बायोटिक कंपोनेंट यानी कि, है ना, जो जैविक घटक होते हैं उसमें हम उनको शामिल करते हैं जिसमें जीवन पाया जाता है ना। अब जीवन किसमें पाया जाता है, तो आप सभी जानते हैं
कि जो बेसिकली प्लांट्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पादप, है ना, मतलब कि पेड़ पौधे, है ना। प्लांट्स की जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं टर्म क्या, फ्लोरा, है ना। हिंदी में इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं पेड़ पौधे, है ना। फिर उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, एनिमल्स, है ना। एनिमल्स के अंतर्गत हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे बोला जाता है ना, एक तरह से फौना, है ना। और जो फौना होता है ना, इस फौना की अगर बात की जाए, है ना, तो फौना में क्या आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं जीव जंतु, क्या आते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर जीव जंतु आ गए, है ना। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर देखा जाए तो, है ना, क्या आ जाते हैं, माइक्रोब्स, है ना। और माइक्रोब्स को हम लोग क्या लिखते हैं, है ना, इससे हम लोग सूक्ष्म जीव कहते हैं, है ना। बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, है ना, ये सब एक तरीके से अगर देखिए तो ये बन जाते हैं बायोटिक कंपोनेंट यानी कि जैविक घटक, है ना। वहीं पर पर्यावरण के, है ना, अगर हम बात करें अबायोटिक कंपोनेंट्स की, तो अबायोटिक कंपोनेंट्स में ऐसे एलिमेंट्स या तत्वों को रखा जाता है ना, जो नॉन लिविंग्स होते हैं, अर्थात, है ना, जो निर्जीव होते हैं, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, है ना। भले ही इनमें जीवन ना हो, है ना, भले ही इनमें लाइफ ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी ये हमारे लिए क्या है, ये यूजफुल है ना। ये हमारे लिए क्या है, ये महत्वपूर्ण है ना। और पर्यावरण का एक अभिन्न हिस्सा, मतलब हमारे एनवायरनमेंट का, है ना, एक महत्वपूर्ण, है ना, ये हिस्सा या पार्ट यहाँ पर बन जाते हैं। तो पर्यावरण हमारा, है ना, ऐसे किसी एक या दो चीजों से नहीं मिलकर बनता, और ये जितनी चीजों से मिलकर बनता है उसे दो भागों में हमने तोड़ दिया, है ना। एक को बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट और एक को कहा जाता है अबायोटिक कंपोनेंट, है ना। बायोटिक कंपोनेंट में किन चीजों को रखा जाता है, जिसमें जीवन पाया जाएगा। अबायोटिक में किसको रखा जाएगा, जिसमें जीवन नहीं पाया जाएगा, है ना। बायोटिक के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, प्लांट्स होगा जिसको हम लोग फ्लोरा कहते हैं, यानी कि पेड़ पौधे, है ना। और एनिमल्स को हम लोग फौना कहते हैं, मतलब कि जीव जंतु। और माइक्रोब्स की अगर बात की जाए तो ये सूक्ष्म जीव होते हैं। एंड देन उसके बाद अगर हम लोग डिस्कस करें तो अबायोटिक कंपोनेंट हैं, अबायोटिक यानी अजैविक घटक, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर नॉन लिविंग्स को रखा जाता है ना। और नॉन लिविंग्स का मतलब ये हुआ कि जिन चीजों में जीवन नहीं है ना, उसको, है ना, इसमें शामिल किया जाता है। और इसके एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो इसके उदाहरण में अगर आप पाओगे तो इसमें जैसे कि एयर आ जाता है ना, इसमें वाटर आ जाता है ना, इसमें सॉइल्स आ जाती हैं, है ना, इसमें रॉक्स आ जाते हैं। यानी कि ये जो हवा, पानी, मिट्टी, चट्टाने, है ना, ये जो सारी चीजें हमें दिख रही हैं, है ना, ये सब क्या हैं, ये सब अबायोटिक कंपोनेंट हैं, है ना। पानी में क्या जीवन है, वो अपन से बात करता है क्या, वो जीवन जीने के लिए जरूरी है, पानी में व्यक्तिगत जीवन नहीं है ना। हवा हमसे बातें नहीं करती है ना। और हवा क्या करती है, केवल बातचीत को आगे पहुंचाने का काम करती है, वो एक मीडियम है, मतलब हमारे जीने के लिए वो आवश्यक है ना। उसमें व्यक्तिगत जीवन नहीं है कि हवा, है ना, हमसे बात करती है कि हम कहते हैं कि हवा थोड़ा चलो, गर्मी लग रही है तो हवा अपने से चलने लग गई, है ना। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि हवा एक काम करो, है ना, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, घर पहुंच जाए तब फिर तेज चलना या बारिश करना, अभी हमको घर पहुंचना है, तो ऐसा भी आप नहीं करते, है ना। आप उससे बातचीत नहीं कर सकते हैं। यानी भले ही ये निर्जीव हैं, लेकिन ये हमारे पर्यावरण का एक अभिन्न हिस्सा है ना। ये हमारे एनवायरनमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमें यहाँ पर, है ना, देखने को मिलते हैं। इस इमेज के माध्यम से भी आप देख ही पा रहे हैं कि जब हम बात करते हैं किसकी, है ना, हम बात कर रहे हैं कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं एनवायरनमेंट के। तो एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट देखिए यहाँ पर भी बताया, है ना, बायोटिक कंपोनेंट और एक कौन सा है, अबायोटिक, है ना। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। और लिविंग्स में कौन कौन से आते हैं, तो प्रोड्यूसर यानी प्लांट्स, कंज्यूमर्स यानी एनिमल्स, और डीकंपोजर्स यानी कि माइक्रो, है ना, ऑर्गेनिज्म, है ना। और इधर आप देखिए तो अबायोटिक कंपोनेंट्स में लाइट आ गई। लाइट हमसे बात नहीं करती लेकिन जरूरी है ना। टेम्परेचर, तापमान हमसे बात नहीं करता लेकिन जरूरी है ना। एटमॉस्फेरिक गैसेस जो हमारे आसपास विद्यमान हैं वो भी, है ना। इसके अलावा वाटर है, एनर्जी है ना, एयर है,
ये है ना सॉइल है, ये सारी चीजें जो हैं वो एक तरीके से क्या हैं, ये अबायोटिक कंपोनेंट हैं, है ना। दूसरे चार्ट में भी अगर आप देखिए तो इसी तरह का कुछ ऐसा लिखा हुआ है। अबायोटिक में जैसे सनलाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, सॉइल है, मिनरल्स है, एटमॉस्फेयर है ना। और बायोटिक में देखिए बैक्टीरिया है, आर्किया है ना, प्रोटिस्टा है, प्लांट्स है, फंजाई है, एनिमल्स है, मतलब जिन जीवों में जीवन है ना, जिन जीवों में जीवन पाया जाता है। और सजीवों की शर्त क्या होती है ना, किस बेसिस पर आप ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज जो है ना, उसको हम लोग सजीव कह सकते हैं, है ना, या उस चीज को हम लोग सजीवों की कैटेगरी में, है ना, हम लोग है ना उसे शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर ये समझना भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कंडीशन ऑफ लिविंग्स, है ना भाई। हमें ये जानना होगा कि किस बेसिस पर हम किसी भी जीव को, है ना, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, है ना, हम है ना लिविंग्स यानी कि सजीव कह सकते हैं। तो देखिए सजीव होने की ना अपने आप में कुछ शर्त और सजीव होने की शर्त क्या है ना, इसको हमें समझना है ना। और सजीव होने की शर्तें क्या क्या हैं, तो तनिक ध्यान से समझिएगा, है ना। सजीव होने की शर्त या कंडीशन ये है कि एक तो उस जीव में क्या होना चाहिए, है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का होना जरूरी है ना। जिसको क्या कहा जाता है ना, जिसको हम लोग एक तरीके से कहते हैं, है ना, वृद्धि एवं विकास, है ना। मतलब उस जीव में क्या होना चाहिए, वृद्धि एवं विकास होना चाहिए, है ना। तो हम उसको क्या बोलेंगे, है ना, तो हम उसको कहेंगे कि वो है ना सजीव होने की शर्त को पूरा करता है ना। दूसरी बात अगर हम डिस्कस करें तो दूसरी बात इसमें क्या आ जाती है ना, दूसरी बात आ जाती है कि इसमें न्यूट्रिशन प्रोसेस, है ना, यानी कि इसमें पोषण की प्रक्रिया हो। किसकी प्रक्रिया हो, है ना, न्यूट्रिशन प्रोसेस, यानी कि इसमें पोषण प्रक्रिया मौजूद हो, है ना। अब ये जो पोषण प्रक्रिया यानी कि न्यूट्रिशन प्रोसेस है ना, ये क्या है, अब इसको आप समझिए, है ना। न्यूट्रिशन प्रोसेस जिसमें पाया जाता हो, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, है ना, या फिर है ना फैट यानी लिपिड्स वगैरह को मैनेज कर पाने में कैपेबल होते हैं, है ना, ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, उन्हें सजीव कहा जाता है ना। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इनके अलावा और क्या है, तो जिसमें डाइजेशन प्रोसेस हो, है ना, जिसमें कि पाचन की प्रक्रिया हो, है ना। डाइजेशन प्रोसेस के बाद है ना जिसमें एक्सक्रीटरी प्रोसेस हो, है ना। एक्सक्रीटरी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, इसे हम लोग एक तरीके से बोलते हैं क्या, है ना, इसे हम लोग कहते हैं उत्सर्जन की प्रक्रिया, है ना। तो जिन जीवों में उत्सर्जन की प्रक्रिया हो, है ना, जिन जीवों में पाचन की प्रक्रिया हो, है ना, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो जिन जीवों में, है ना, जिन जीवों में, है ना, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन की प्रक्रिया है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेशन, है ना, प्रोसेस जिनमें पाया जाता है ना, ऐसे जीवों को ही हम लोग क्या कहते हैं, है ना, इनको बोला जाता है क्या, इन्हें कहा जाता है सजीव। और साथ ही साथ आप डिस्कस अगर करें तो जिनमें रिप्रोडक्शन यानी कि जिसमें प्रजनन की प्रक्रिया पाई जाती है ना, रिप्रोडक्शन प्रोसेस पाई जाती है ना। इस रिप्रोडक्शन या प्रजनन प्रक्रिया का क्या मतलब होता है कि एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया, है ना, जिसमें एक इंसान अपने जैसे ही, है ना, दूसरे इंसान की उत्पत्ति करता है ना, अपने जैसे ही, है ना, दूसरे जो जीव है उसे बनाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या, इसे बोला जाता है प्रजनन, है ना, इसे कहा जाता है रिप्रोडक्शन। और जिन जीवों में ये खास बातें होती हैं, है ना, उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं क्या, उन्हें कहा जाता है सजीव, यानी उन्हें बोला जाता है ना लिविंग्स। क्या कहते हैं, उन्हें लिविंग्स कहा जाता है। तो आप सबने अगर कभी न कभी बायोलॉजी को पढ़ा होगा, है ना, आपने अगर कभी बायो को समझा होगा, तो बायो या बायोलॉजी का सेगमेंट ये बताता है कि बायो केवल और केवल सजीवों का अध्ययन करता है, यानी लिविंग्स का, है ना। और लिविंग्स का मतलब क्या होता है कि जिन चीजों में या जिन, है ना, आपको जीवों में ये गुण देखने को मिलते हो वो सजीव हैं, और जिसमें ये गुण अब्सेंट हैं वो निर्जीव हैं। तो सबसे पहले आज मैंने आपके इस सेशन में, है ना, क्या क्या डिस्कस किया, किन किन मुद्दों पर चर्चा की, है ना, तो थोड़ा यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, है ना। सबसे पहले मैंने बताया पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या होता
है ना, पर्यावरण की परिभाषा कैसे आप दे सकते हैं, है ना। देन उसके बाद बताया कि जो एनवायरनमेंट अंग्रेजी का शब्द है ना, उसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई है। और फिर उसके बाद डिस्कस किया कि जो हमारा एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण बनता है, इसके पर्यावरण बनने के जो कंपोनेंट्स होते हैं दो, है ना, बायोटिक और अबायोटिक, इनमें क्या डिफरेंस होता है ये आपको समझा दिया। और फिर उसके बाद हम लोग अगर डिस्कस करें तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई किसी भी जीव को अगर आप सजीव कह रहे हैं, है ना, किसी भी जीव को अगर आप लिविंग कह रहे हैं, तो लिविंग या सजीव कहने के पीछे कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं, है ना, कौन कौन से रीजन रिस्पॉन्सिबल हैं, है ना, इस विषय में मैंने आपके साथ, है ना, यहाँ पर चर्चा की है। अब उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, है ना, और बात करते हैं कि भाई ये जो हमारा एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण है ना, इस पर्यावरण में क्या केवल सजीवों का अध्ययन किया जाता है क्या? नहीं, है ना। देखिए बायोलॉजी में क्या है, केवल सजीवों के विषय में पढ़ा जाता है। बायोलॉजी के सब्जेक्ट में आपको कहीं पर भी टेबल और चेयर जैसे आपको चैप्टर नहीं मिलेंगे, आपको दीवार जैसे चैप्टर नहीं मिलेंगे, है ना, लेकिन यहाँ पर आपको मिलेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि जो पर्यावरण होता है वो हमारा दोनों से मिलकर बनता है, यानी सजीवों से भी और निर्जीवों से भी। तो एक ऐसा विषय, है ना, आप इसकी परिभाषा को ऐसा भी तो लिख सकते हैं, एक ऐसा विषय, है ना, जिसमें हम सजीवों के साथ साथ निर्जीवों का भी अध्ययन करते हैं और इन्होंने किस तरह से पृथ्वी को घेरे हुए हैं, जब ये जानने का प्रयास करते हैं तो इसी विषय को हम लोग क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट, इसी को पर्यावरण कहा जाता है है ना। अब उसके बाद हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं कि ये जो, है ना, जीव हैं, इन जीवों को कैसे पर्यावरण में, है ना, रखा जाता है। तो आप सभी एक बात तो जानते होंगे, है ना, आप सभी एक बात ये जानते होंगे कि बेसिकली हमारी जो पृथ्वी है ना, हमारी जो अर्थ है ना, इस अर्थ अर्थात पृथ्वी की अगर बात की जाए तो हमारी अर्थ या पृथ्वी, है ना, ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, ये 4 हिस्सों में बटी हुई है। कितने हिस्सों में? सो इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, है ना, जिसके अंतर्गत, है ना, अगर मैं पहले हिस्से की बात करूं, पहले हिस्से को क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं लिथोस्फेयर, है ना। और इसे हम लोग हिंदी में क्या लिखते हैं? इसे बोला जाता है स्थल मंडल, है ना। फिर उसके बाद जो दूसरा इसका फॉर्म होता है, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्फेयर, है ना। हाइड्रोस्फेयर को क्या लिखा जाता है ना, इसे हम लोग लिखते हैं जलमंडल, है ना। फिर उसके बाद जो तीसरा, है ना, इसका भाग होता है ना, इस तीसरे भाग की अगर बात की जाए तो इसको क्या बोला जाता है ना, इसको हम कहते हैं एटमॉस्फियर, है ना। और जो एटमॉस्फियर होता है ना, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? इसे बोला जाता है वायुमंडल, है ना। और जो इसका चौथा भाग है ना, इसको बोला जाता है बायोस्फीयर, है ना। और ये जो बायोस्फीयर है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को बोला जाता है जैव मंडल। क्या बोलते हैं इसको? है ना, इसी को हम लोग जैव मंडल कहते हैं। तो जब भी आप पर्यावरण को समझते हैं तो पर्यावरण को समझने के लिए अर्थ यानी कि पृथ्वी के 4 भागों को समझना महत्वपूर्ण होता है ना। और ये जो 4 भाग हैं उनमें से एक भाग कौन सा? लिथोस्फेयर, है ना। दूसरा भाग कौन सा? तो वो है हाइड्रोस्फेयर, है ना। तीसरा भाग कौन सा? एटमॉस्फेयर। और चौथा भाग कौन सा है यहाँ पर? है ना, वो है बायोस्फेयर, है ना। अब यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो देखिए एक कौन सा है? लिथोस्फेयर, है ना। अगर हम लोग लिथोस्फेयर की बात करते हैं स्थल मंडल, है ना, और हाइड्रोस्फेयर या एटमॉस्फेयर, तो जहां पर क्या होता है कि ये तीनों चीजें जहां पर मिलती है ना, इनका जो मीटिंग पॉइंट होता है ना, इनका जो, है ना, मिलान केंद्र होता है, इस मिलान केंद्र या, है ना, इसी मीटिंग पॉइंट को ही हम लोग क्या कहते हैं? है ना, इसी मिलान केंद्र को ही हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं, है ना। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को जैव मंडल कहा जाता है है ना। और जैव मंडल या बायोस्फीयर का क्या मतलब है? तो आप लिखेंगे कि जैव मंडल, है ना, यानी कि बायोस्फीयर, है ना, ऐसा स्थान है ना, ऐसा प्लेस है ना, जहां पर,
है ना पर्यावरण का है ना विकास होता है ना। तो इसका मतलब कि जैव मंडल क्या है, ऐसा स्थान है जहां पर पर्यावरण का विकास होता है, मतलब जहां पर एनवायरनमेंट बेसिकली है ना डेवलप होता है ना, उसी जगह को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को बायोस्फीयर कहा जाता है। यानी कि अगर हम डिस्कस करें, अगर हम बात करें है ना किस बारे में, तो हमें ये समझना होगा कि जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसके मतलब कि एनवायरनमेंट जो है, इसको समझने के लिए है ना पृथ्वी के 4 भागों को समझना जरूरी है ना। और पृथ्वी के ये 4 भाग कौन कौन से हैं, तो पृथ्वी हमारी 4 खंडों में एक तरीके से बटी हुई है। एक हिस्सा इसका ऐसा है जहां पर केवल और केवल क्या है ना जमीन है, लिथोस्फीयर इसको कहते हैं। अब एक बहुत बड़ा हिस्सा या ज्यादातर हिस्सा क्या है, इसका हाइड्रोस्फीयर जलमंडल है ना। तीसरा हिस्सा एटमॉस्फेयर, जहां पे एयर और गैसेस वगैरह हैं। और जहां पर ये तीनों चीजें मिलती हैं ना, है ना, उसी जगह जहां ये तीनों का मीटिंग पॉइंट, मिलन केंद्र होगा, उसी को हम बायोस्फीयर कहते हैं। और बायोस्फीयर क्या है, एक ऐसा स्थान है जहां पर पर्यावरण का विकास होता है ना। और यहीं पर हम लोग क्या है ना रह पाते हैं, है ना। अब अगर मैं थोड़ा सा आपको इमेज के माध्यम से समझाऊं, है ना, इमेज के माध्यम से अगर आप देखिए, तो अर्थ है हमारी ये पूरी पृथ्वी है ना। ये पृथ्वी कितने भागों में बटी हुई है, देखिए 4, है ना। ये वाला हिस्सा क्या है, इसका हाइड्रोस्फीयर कौन सा हिस्सा है ना। ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, है ना, इस वाले हिस्से को है ना हम लोग क्या कहते हैं, ये है हाइड्रोस्फीयर, है ना। इधर जो जमीनी हिस्सा है, ये है लिथोस्फीयर, है ना। जो ऊपरी हिस्सा है, ये है एटमॉस्फेयर, है ना। और जहां पर ये है ना सभी क्या होते हैं, है ना, जहां पर ये सभी मिलते हैं, है ना, इसी हिस्से को क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। और यही वो जगह है जहां पर पर्यावरण का विकास, यानी कि एनवायरनमेंट का है ना डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर है ना जितनी भी महत्वपूर्ण और बेसिक बातें मैंने आपके साथ की, है ना, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। एक ऐसी जगह है जहां जमीन भी है तो इंसान खेती भी कर पाएगा, है ना। अगर उसे पानी की जरूरत है तो पानी की उपलब्धता भी हो जाएगी, है ना। और इसके अलावा एयर मतलब कि हवा वगैरह तो चाहिए ही, इसीलिए दुनिया में हर ग्रह पर जीवन संभव थोड़ी है ना। जीवन जो संभव है वो तो सबसे ज्यादा पृथ्वी पर ही है। और इसी वजह से यहाँ पर इंसान यानी कि मानव है ना यहाँ पर रह रहा है। अदरवाइज अगर कहीं और भी संभव होता तो शायद मानव है ना वहां भी जाने की कोशिश करता। हम लगातार रिसर्च कर रहे हैं मंगल ग्रह पर, है ना, हम लगातार रिसर्च कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर, है ना, जो हमारे ब्रह्मांड का हिस्सा है, हमारे यूनिवर्स का पार्ट है। और हम ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कहीं पर भी और है ना जीवन संभव या लाइफ पॉसिबल हो सकती है क्या। तो इस विषय में या इस बारे में हम लोग यहाँ पर है ना बातचीत है ना जो है वो करते हैं। तो बायोस्फीयर एक ऐसी जगह है जहां पर ये तीनों चीजें आकर मिलती हैं, है ना। हर चीज व्यक्ति को आसानी से उपलब्ध हो जाए, है ना, जहां पर्यावरण का विकास हो, उसी जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बायोस्फीयर यानी जीव मंडल या जैव मंडल कहा जाता है है ना। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि भाई साहब है ना अब ये समझना हमारे लिए यहाँ पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और हमें समझना क्या इम्पोर्टेंट है ना, अब इसको भी यहाँ पर थोड़ा सा आप ना है ना समझिए कि कहानी एक्चुअल में है क्या। देखिए जब हम कहानी की बात करते हैं, है ना, जब हम कहानी या स्टोरी की बात करते हैं, तो अब हमें ये समझना होगा कि जीव है ना जो होते हैं, है ना, हमारा जो पर्यावरण है, क्या है, हमारा पर्यावरण है, हाँ ठीक है पर्यावरण, है ना। अब इस पर्यावरण में क्या पाए जाते हैं, जैविक चीजें। और क्या है यहाँ पर, अजैविक चीजें, है ना। और जैविक चीजों की बात की जाए तो बहुत सारे जीव मैंने आपको बताए, है ना। अब जो पर्यावरण में है ना बहुत सारे जो जीव पाए जाते हैं, है ना, या बहुत सारे जो सजीव पाए जाते हैं, है ना, इन सजीवों का है ना इनका वर्गीकरण किया गया है कि क्या हुआ है, इनका वर्गीकरण हुआ है ना। अब इनका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, so these living organisms has been classified into 2 categories, है ना, जिसमें से अगर हम देखें तो जो पहला वाला पार्ट है क्या है,
है ना, जो यहाँ पर है ना पहला वाला पार्ट हमें देखने को मिल रहा है ना, इसमें है ना ये क्लासिफिकेशन किया था कैरोलस लीनियस ने। किसने किया था? है ना, कैरोलस लीनियस ने किया था। ये स्वीडन के एक साइंटिस्ट थे, है ना, और ये जो स्वीडन साइंटिस्ट यानी कि स्वीडन के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने 1758 में क्या किया कि जो यहाँ पर लिविंग्स यानी कि सजीव हैं, है ना, इन लिविंग्स यानी कि सजीवों को उन्होंने दो कैटेगरी में बांट दिया, है ना, और एक को उन्होंने क्या नाम दिया? प्लांट्स, है ना, और दूसरे को उन्होंने क्या नाम दिया? एनिमल्स, है ना। वैसे उन्होंने प्लांटेरम और एनामेलिया वर्ड का इस्तेमाल किया, लेकिन अपन को उतना क्यों जाना, अपन को तो बेस समझना है। तो आप समझिए कि प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं, है ना, इन शब्दों को उन्होंने दिया था कि दुनिया भर के जीवों को हम दो कैटेगरी में रख सकते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स कैटेगरी में, है ना। फिर उसके बाद होता क्या है कि आगे चलकर, है ना, एक और व्यक्ति हुए जिनका नाम है रॉबर्ट विटेकर। क्या नाम है? रॉबर्ट विटेकर, है ना। और ये जो रॉबर्ट विटेकर हैं वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, है ना। और ये जो अमेरिकन साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट विटेकर साहब, है ना, उन्होंने क्या बोला 1969 में कि जो लिविंग्स यानी कि जो सजीव होते हैं, है ना, इन लिविंग्स को हम 5 कैटेगरीज में, है ना, इन्हें हम बांट सकते हैं, है ना। जिसमें उन्होंने पहली कैटेगरी किसकी बनाई? मोनेरा, है ना। दूसरी कैटेगरी किसकी बनाई? तो उन्होंने बनाई प्रोटिस्टा, है ना। फिर उसके बाद तीसरी कैटेगरी किसकी बनाई? फंजाई, है ना। फिर उसके बाद चौथी कैटेगरी किसकी बनाई? प्लांट्स, है ना। और पांचवी कैटेगरी जो बनाई वो बनाई किसकी? एनिमल्स यानी कि जीव जंतुओं की, है ना। अर्थात रॉबर्ट विटेकर साहब पहले ऐसे व्यक्ति हुए, है ना, जिन्होंने, है ना, हमारे पर्यावरण का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है जीव यानी कि जिसको हम लोग, है ना, लिविंग्स कहते हैं, इन लिविंग्स को उन्होंने अपने तरीके से क्लासिफाई करने का प्रयत्न किया। और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि जो ये संपूर्ण संसार है ना, ये 5 तरह के जीवों में ये बटा हुआ है ना। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो इस धरती पर पुराने हैं, है ना, एक ही तरह की सेल से बने हुए हैं, है ना, जो कि एक कोशिकीय होते हैं, एक सेल से बने हुए हैं। आप जानते हैं हमारा शरीर, है ना, कई सारी कोशिकाओं, कई सारी सेल से मिलकर बना है ना। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो एक ही सेल से बनते हैं, जैसे बैक्टीरिया, है ना, जैसे कि, है ना, बैक्टीरिया अर्थात जिसको हम लोग कहते हैं क्या, है ना, इससे हम लोग कहते हैं जीवाणु, है ना। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो अगला आ गया प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा में क्या है? थोड़ा सा एडवांस लेवल के जीव आ जाते हैं, है ना। इसमें मोनेरा में क्या है? बहुत बेसिक आते हैं, है ना। और प्रोटिस्टा में क्या है? थोड़े से, है ना, एडवांस लेवल के आते हैं, जैसे कि, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूं तो अमीबा, है ना, इसमें आ जाता है पैरामीशियम, है ना, पैरामीशियम, युग्लिना, है ना, ये सारे जीव इसमें आएंगे, है ना। फंजाई ये थोड़े से और एडवांस होते हैं, है ना। फिर उसके बाद जो प्लांट्स है, सारे पेड़ पौधे यानी सारे फ्लोरा, है ना, इसी में आ जाते हैं। और जितने भी फौना है वो सब के सब कहाँ, है ना, जितने भी फौना है ना, वो बेसिकली हमारे, है ना, कहाँ पर आ जाते हैं? तो जितने भी फौना हैं वो आपके, है ना, यहाँ आ जाते हैं, कहाँ पर? एनिमल्स में, है ना। और इसीलिए कहते हैं कि पर्यावरण के निर्माण में यानी जब कभी भी एनवायरनमेंट बनता है तो पर्यावरण के निर्माण में, है ना, ये सारी चीजें भी महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर प्ले करती हैं। और बिना इसके पर्यावरण का निर्माण संभव नहीं होता है ना। पर्यावरण आप जानते हैं कि ये दो ही तरह के कंपोनेंट्स तो बनता है ना, एक तरफ बायोटिक कंपोनेंट, एक तरफ अबायोटिक, है ना। बायोटिक का मतलब क्या? जैविक, और अबायोटिक मतलब अजैविक, है ना। बायोटिक से जैविक से मतलब क्या है? तो इसमें जीवित चीजों को शामिल किया जाता है। तो हमारे आसपास बहुत सारी जीवित चीजें हैं, इंसान तो है ही, इसके अलावा, है ना, आप देखिए पेड़ पौधों ने भी तो हमको घेर रखा है ना। छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया वगैरह अपन को खुली आंखों से ऐसे नहीं दिखते, है ना। अगर ऐसे दिखते बैक्टीरिया वायरस वगैरह तो कोविड जैसे, है ना, जो बीमारियां हैं इतने बड़े स्तर पर नहीं होते, अपन धक्का मार के और कोरोना वायरस को अपन, है ना, आगे निकल जाते। तो ये हमें देखने को कुल मिलाकर, है ना, नहीं मिलती हैं, ये बात तो आप जानते ही है ना। उसके अतिरिक्त या उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे आसपास क्या है कि प्रोटिस्टा नामक जीव भी पाए जाते हैं,
कवक पाए जाते हैं, ईस्ट आपने नाम सुना होगा, मशरूम आपने नाम सुना होगा, है ना? इन सब में जीवन है ना? और इन सभी चीजों ने पृथ्वी को चारों ओर से घेर के रखा है ना? और इसी वजह से ये भी हमारे पर्यावरण का, है ना, एक जो महत्वपूर्ण हिस्सा है ना? हमारे जो पर्यावरण है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हमें ये देखने को, है ना, मिलते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि पर्यावरण एक्चुअल में क्या है ना? मतलब एनवायरनमेंट हम लोग किसे कहते हैं और एनवायरनमेंट किस तरीके से बनता है ना? यहाँ तक की जो बेसिक बातें हैं, है ना, ये बेसिक बातें सब लोगों को ठीक तरह से, यानी कि सही प्रकार से, है ना, सब लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे पूरी कहानी को, है ना? आप लोग, है ना, समझ पा रहे होंगे पूरी बात को, है ना? अब हम लोग बढ़ते हैं इस पर आगे, है ना? और हम लोग जिस सेगमेंट पर, है ना, अब चर्चा, है ना, करने वाले हैं, वो चर्चा का मुद्दा क्यों है? तो वो चर्चा का मुद्दा है क्यों, उसके विषय में, है ना? एंड व्हाई एनवायरनमेंट इज इम्पोर्टेंट, है ना? मतलब अब जिस पर हम लोग, है ना, आगे बातचीत करेंगे वो होगा कि भाई ये जो पर्यावरण है ये क्यों इम्पोर्टेंट है ना? ये जानना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, है ना? तो इसे हमें समझना होगा और यहां से हम लोग समझेंगे कि व्हाई एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट इज एसेंशियल्स, इज एसेंशियल्स, यानी कि जिसको कहा जाता है कि पर्यावरण हमारे लिए ये आवश्यक या जरूरी क्यों है। तो देखिए, पर्यावरण या आवश्यक हमारे लिए या जरूरी इस वजह से है कि आज के समय पर बढ़ती हुई पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, है ना, जैसे जैसे, है ना, आधुनिक युग में मैं बात कर रहा हूं, इन मॉडर्न एरा, है ना, आधुनिक युग में अगर आप देखिए तो पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, जनसंख्या वृद्धि। और जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो ऐसे में क्या हो रहा है कि उसके डिमांड्स यानी कि जो इंसान है ना, इस ह्यूमन की, है ना, डिमांड्स को अगर देखा जाए तो इसे फुलफिल करने के लिए, है ना, नेचुरल जो डिजास्टर हैं यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं, है ना, इनको डैमेज किया जा रहा है। अरे किया जा रहा है ना भाई, पहले हमारे पास रिसोर्सेस अच्छे खासे थे, है ना, वैश्विक स्तर पर जनसंख्या कम थी तो कोई दिक्कत इतनी ज्यादा होती नहीं थी, है ना। व्यक्ति क्या है कि जैसे जैसे, है ना, समय आगे बढ़ा, है ना, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या में वृद्धि होती चली गई, तो बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ एक मुद्दा ये हुआ कि मानव की डिमांड्स यानी कि मांगे भी लगातार, है ना, बढ़ती गई, है ना। और जब मानव की मांगे बढ़ी तो ऐसे में हमने, है ना, क्या है कि जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, है ना, प्राकृतिक संसाधन, है ना। और ये जो नेचुरल रिसोर्सेस यानी प्राकृतिक संसाधन है, इनको हमने डैमेज करना, नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, है ना। और यहीं से समस्या क्या है, ज्यादा गंभीर हो गई। और आज के सिनेरियो में अगर आप देखें तो इन करेंट सिनेरियो यानी वर्तमान समय में, है ना, करेंट सिनेरियो में अगर आप देखिए तो एनवायरनमेंट यानी कि ये जो पर्यावरण है ना, ये एनवायरनमेंट या पर्यावरण हमारे लिए, है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा बन गया है ना, एक इम्पॉर्टेंट इशू ये बन गया है ना। और ये इम्पॉर्टेंट इशू क्यों बना है तो इसको भी आप समझने का थोड़ा सा यहाँ पर, है ना, प्रयत्न करिएगा। तो आई होप कि आप लोग पर्यावरण एनवायरनमेंट को ठीक तरह से समझ पा रहे होंगे, और जितनी बातें मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं उन सभी बातों को आप भली भांति और ठीक तरह से, है ना, आप उसका एनालिसिस करके, आप उसका विश्लेषण करके, है ना, आप मेरे साथ आगे बढ़ रहे होंगे। और जितनी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, देखिए, है ना, हम एनवायरनमेंट को मेंस लेवल पर कवर करेंगे, है ना, हम पर्यावरण को मुख्य परीक्षा की दृष्टि से पढ़ने वाले हैं,
ताकि जितने भी प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव यानी प्रीलिम्स में बने आप वो भी अटेम्प्ट कर पाएं, और जितने भी प्रश्न आपसे मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं आप उनको भी ठीक तरीके से अटेम्प्ट कर पाएं, है ना। ये हमारी प्रायोरिटी, यही हमारा क्या है ना, लक्ष्य है। और बेहतर सुविधा और बेहतर गुणवत्ता, है ना, यही हमारे उड़ान की एक खास पहचान है। तो जुड़ना आप लोग ना भूलिएगा, है ना। आप लोग हमारे जो ऑफलाइन क्लासेस हैं आप चाहें तो यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, है ना। हमने जो है तो अब धीरे धीरे ऑनलाइन मोड पर एक तरीके से बढ़ना शुरू किया है। जल्द ही आप सबको ऑनलाइन पर भी, है ना, ये जो लेक्चर्स यानी कि ये जो कक्षाएं हैं वो प्रॉपर तरीके से उपलब्ध होने लगेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक जितनी बातचीत मैंने आपके साथ की है ना, वो बातचीत आपको समझ में आई होगी। निश्चित तौर पर हमारी ये जो पूरी टीम है वो आप ही के लिए समर्पित है, और आपको यदि कहीं पर भी कोई दिक्कत या समस्या हो तो आप बेहिचक निसंकोच होकर आप अपनी बात रख सकते हैं। आपके प्रश्नों का स्वागत रहेगा, है ना, और जल्द से जल्द उसका समाधान हो इस विषय में भी हमारी तरफ से पूरा प्रयत्न रहेगा, है ना। तो आइए फिर हम डिस्कस करते हैं आगे की कहानी पर। चलिए, तो अब अगर हम बात करें तो जैसा मैंने बताया कि पर्यावरण क्यों आवश्यक हो गया, है ना, पर्यावरण क्यों जरूरी हुआ। तो भाई मॉडर्न एरा यानी आधुनिक युग की बात है, जब पॉपुलेशन बढ़ी। देखिए, जब तक पॉपुलेशन लिमिटेड थी, सीमित थी, है ना, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे आबादी यानी जनसंख्या बढ़ी तो मानव की मांग भी तो बढ़ने लगी, और जब इंसान की डिमांड्स बढ़ी तो अपने डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए उसने क्या किया, नेचुरल जो रिसोर्सेस थे, है ना, जो प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, उनको उसने डैमेज करना शुरू किया, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर पहले का व्यक्ति जमीन पर बैठकर भोजन करता था, लेकिन अब आज का व्यक्ति है उसको डाइनिंग चाहिए, है ना। अब वो डाइनिंग पर बैठकर भोजन करेगा, है ना। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो पहले व्यक्ति, है ना, ऐसे जमीन पर बोरी वगैरह बिछाकर पढ़ाई करता था, अब उसको एक बढ़िया कंफर्टेबल, है ना, चेयर चाहिए, है ना, तब जाकर वो कहीं पर एजुकेशन यानी कि शिक्षा, है ना, वो ले पाएगा। तो जैसे जैसे हमारी डिमांड्स बढ़ती गई, जैसे जैसे हमारी जो मांगे हैं, है ना, वो बढ़ती चली गई, तो वहीं पर हमें ये देखने को मिला कि एनवायरनमेंट जो है वो एक महत्वपूर्ण, है ना, मुद्दा बन गया। और इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया, क्योंकि आज के समय पर, है ना, आज के समय पर एक तरह से अगर आप देखिए ना तो होल वर्ल्ड यानी कि पूरा जो विश्व है ना, वो होल वर्ल्ड यानी कि जो पूरा संसार है ना, इज फेसिंग सम क्रिटिकल प्रॉब्लम्स, है ना, फेसिंग सम क्रिटिकल, है ना, प्रॉब्लम्स, कुछ चिंताजनक या संवेदनशील समस्याओं का सामना कर रहा है आज पूरा विश्व। और ये कौन कौन सी समस्याएं हैं तो वो आप भी जानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ग्लोबल वार्मिंग, है ना, पूरी दुनिया में आप सबको पता है कि टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि दुनिया भर में, है ना, जो औसत तापमान है उसका बढ़ना, है ना, इसे हम लोग, है ना, वैश्विक तापन या फिर, है ना, इसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ क्लाइमेट चेंज, है ना। और क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने की कोशिश की है। तो जैसा हमारी जलवायु पहली थी, अब आप जब उसे डैमेज करेंगे तो वो भी अपना कुछ ना कुछ तो रिएक्शन दिखाएगी। तो क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु जो परिवर्तन है ना, वो भी एक बड़ा मुद्दा आज के समय पर बना हुआ है ना। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अलावा क्या है कि जो पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण है ना, ये भी एक बड़ी समस्या है ना। पहले आप देखोगे कि कम बीमारियां होती थी क्योंकि सीमित लोग थे, है ना, और अपने अपने घरों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते थे, है ना, जिस वजह से समस्याएं थोड़ी सी कम होती थी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो ये जो समस्याएं थी वो धीरे धीरे व्यक्ति के साथ, है ना, आगे बढ़ती चली गई, और पोल्यूशन यानी प्रदूषण वगैरह भी एक बड़ी समस्या यानी एक बड़ी चुनौती के रूप में हमें यहाँ पर देखने को, है ना, ये मिले। अब उसके बाद अगर हम पोल्यूशन के साथ साथ देखें तो और क्या समस्या है ना, और समस्या ये है कि अभी आप देखें तो, है ना, डिफॉरेस्टेशन, है ना, अगर हम बात करें तो डिफॉरेस्टेशन यानी कि जो वनीकरण है, क्या है ना, वनीकरण यानी कि जो डिफॉरेस्टेशन है
इस डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनीकरण, फॉरेस्टेशन यानी वनोन्मूलन, ये भी एक बड़ी समस्या के तौर पर हमें ये देखने को मिलती है ना। तो वनोन्मूलन, है ना, वनोन्मूलन का मतलब क्या है? डिफॉरेस्टेशन, है ना। अब डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनोन्मूलन से आप क्या समझते हैं? वनों की कटाई होना, है ना। क्यों वनों की कटाई हो रही है? बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, है ना। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है? आप समझ रहे हैं ना, शहरीकरण हो रहा है ना, शहरों का विस्तार हो रहा है। पहले क्या था कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग उधर ही थे, है ना, थोड़े बहुत शहरों की तरफ आए, शहर भी, है ना, लंबे समय तक स्टेबल यानी कि स्थायी जो थे वो बने रहे। लेकिन धीरे धीरे इंसान को ये समझ में आया या उसको फील होने लगा कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर 100% सर्वाइवल या जीविका चला पाना संभव नहीं है। तो उसने शहरों की तरफ जो है तो वो बढ़ना शुरू किया, है ना। और जब उसने शहरों की तरफ बढ़ना शुरू किया या शहरों की तरफ, है ना, उसने जाना जब प्रारंभ किया, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या देखने को मिलता है ना, ऐसी स्थिति में हमें ये देखने को मिलता है कि, है ना, शहरों का विस्तार हुआ। अब लोगों को, अगर ज्यादा लोगों को रहना है तो अब शहर के आसपास के जो जंगल वगैरह हैं, है ना, उनको यहाँ पर देखिए काटा जाने लगा। और जब जंगलों को काट काट कर शहरों का विस्तार किया गया तो इससे क्या हुआ कि जो पर्यावरण वहां पर था, जो हमारी प्रकृति थी, है ना, जो हमारा वहां पर नेचुरल रिसोर्स था, जो प्राकृतिक संसाधन थे, है ना, उन प्राकृतिक संसाधनों का यहाँ पर क्या हो गया, है ना, उन्हें हटाया गया, उन्हें खत्म किया गया। और प्राकृतिक संसाधनों को हटाने की वजह से, है ना, या फिर प्राकृतिक संसाधनों को, है ना, खत्म करने की वजह से, है ना, एक तरह से देखा जाए तो ये पर्यावरण का मुद्दा, है ना, बन गया। है ना, आज के समय पर कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता दूं, है ना, आज के समय पर कुछ बेसिक चीजें अगर आप ध्यान से समझिए तो ध्यान से समझने पर हमें, है ना, बेसिक चीजें क्या नजर आती हैं, तो गौर कीजिएगा, है ना, गौर ये कीजिएगा कि एट प्रेजेंट, है ना, एट प्रेजेंट, है ना, हमारे इंडिया में यानी कि भारत में कुछ फॉरेस्ट्स हैं, मतलब कि जंगल हैं, जो इन न्यूज यानी कि ये समाचार सुर्खियों में है ना। और न्यूज में या फिर समाचार सुर्खियों में कौन कौन से फॉरेस्ट हैं, तो आप, है ना, एक का नाम आप सुने ही होंगे, है ना, जिसको बोला जाता है बक्सवाहा, है ना। और ये जो बक्सवाहा जंगल है, बक्सवाहा के फॉरेस्ट हैं, ये कहाँ पर हैं? ये एमपी छतरपुर में है। एक तरफ सरकार कहती है कि राज्यों को 33% फॉरेस्ट, है ना, अपने यहाँ पर मेंटेन करना होगा, और यहाँ तो बक्सवाहा के जंगल जो छतरपुर तरफ हैं, उनके पीछे सरकार खुद ही पड़ी है। क्यों? क्योंकि उनको ये भनक लग रही है कि वहां मिनरल्स हो सकते हैं, और सरकार वहां मिनरल्स निकालने के लिए, है ना, एफर्ट लगाने की, है ना, वहां पर योजना बना रही है। लोगों द्वारा भयंकर विरोध चल रहा है ना। दूसरा, अगर आप देखिए हंसदेव के जंगल, है ना, अब हम हंसदेव के जंगल की अगर बात की जाए तो ये जो हंसदेव के जंगल हैं, ये कहाँ पर हैं? तो ये हैं छत्तीसगढ़ में, है ना। यहाँ पर भी कोयले की, है ना, बड़ी बड़ी खदान होने के प्रमाण मिले हैं, तो तब से सरकार यहाँ पर पीछे पड़ी है। और आसपास के जो लोग हैं और जो वहां पर स्थानीय लोग हैं, जो वहां पर ट्राइब्स वगैरह रहती थी, है ना, उन लोगों का विरोध चल रहा है ना। इसके अतिरिक्त अगर आप देखिए तो और क्या किया गया है, इस समय पर हैदराबाद चर्चा का मुद्दा है ना। हैदराबाद में क्या है कि वहां पर आईटी पार्क, है ना, सरकार को इस्टेब्लिश करना है। और आईटी पार्क इस्टेब्लिश करने के लिए, है ना, वहां पर सरकार क्या योजना बना रही है कि जो उसका आसपास जो जंगल वाला हिस्सा है, इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। जबकि हैदराबाद के आसपास वैसे जगह बहुत सारी खाली है ना, उस जगह का इस्तेमाल कर लें तो ज्यादा बेहतर है ना भाई। आप नेचर यानी प्रकृति को क्यों छेड़ रहे हैं? अगर प्रकृति ने जिस दिन हमें छेड़ा तब तो हम कहीं के नहीं बचेंगे। और आप देखते भी हैं, है ना, कि जब हम पर्यावरण और मानव में संबंध स्थापित करते हैं कि मानव और पर्यावरण कैसे एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए क्या है कि एक अवधारणा चलती है जिसको हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकीय अवधारणा, है ना, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, है ना। और इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट यानी पारिस्थितिकीय अवधारणा ये बताती है क्या कि जो पर्यावरण है ना, या जो प्रकृति है, उसको मनुष्य पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता।
लेकिन जो प्रकृति है वो मनुष्य जाति को, वो मनुष्य समुदाय को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। और इसीलिए आप देखिए कि जब कभी भी प्राकृतिक विपदाएं या फिर आपदाएं आती हैं तो उस समय पर कितने बड़े स्तर पर तबाही होती है। अगर मानव प्रकृति को खत्म कर लेता तब तो वो कर सकता था, लेकिन नहीं, है ना, वो उसे खत्म नहीं कर सकता है। ऐसी पारिस्थितिकी जो अवधारणा है ना, वो निकलकर सामने आती है। तो हैदराबाद में भी वही चीज है। यहाँ पर अपोज हो रहा है, विरोध किया जा रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, है ना। अब उसके बाद अगर हम देखें तो ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान समय में भारत में कुछ जंगल चर्चा में हैं, जिसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर बक्सवाहा के जंगल हैं, यहाँ पर बात की जाए तो हसदेव के जंगल हैं, और फिर उसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर हैदराबाद, है ना, जो शहर है वो हमें यहाँ पर देखने को, है ना, मिलता है। अब उसके अतिरिक्त अगर यहाँ पर कुछ बेसिक बातों को और समझा जाए तो, है ना, पर्यावरण का मुद्दा आज के समय, है ना, इतना प्रभावशाली ये क्यों बन गया है ना, ये प्रभावशाली, है ना, इस वजह से भी बन गया क्योंकि, है ना, ये सारी चीजें हो रही हैं, है ना। क्या क्या हो रही हैं भाई? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, विश्व का तापमान औसत रूप से बढ़ रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग, एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है। और आपको मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि पृथ्वी का जो औसतन तापमान है, ये लक्ष्य बनाया गया है 2015 में, पेरिस समझौता हुआ था, आप सबने पढ़ा होगा, ये जलवायु परिवर्तन मतलब क्लाइमेट चेंज पर, है ना, ये बहुत बड़ा सम्मेलन था। और ये जो पेरिस समझौता हुआ, इसमें ये बोला गया कि ऐसी चीजें जो प्रकृति का तापमान बढ़ाती हैं, है ना, उनके उपयोग को कम किया जाए, और साथ ही साथ एक उस दिशा में बढ़ने का प्रयत्न किया जाए कि हम अपने, है ना, संसाधनों की रक्षा भी कर सकें, और साथ ही साथ हम बेहतर जीवन यापन, है ना, भी कर पाए। इस चीज को लेकर जो है वो बातचीत की गई। भारत ने अपने कई सारे प्लान, कई सारी योजनाएं पर्यावरण को लेकर इसमें डिस्कस की। और अमेरिका जैसे देश, जब उनको पता चला कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा, तो उन लोगों ने अपने आप को, है ना, उस समझौते से ही सोचिए अलग कर दिया। अमेरिका की ही देख रेख में, उसके पहल पर ही ये समझौता एक तरह से हुआ, है ना। और फिर बाद में अमेरिका ही, है ना, उसे मानने या उस पर साइन करने से पलट गया। यहाँ तक की बात हमें देखने को मिलती है ना। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, है ना, हम बात करते हैं यहाँ पर क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग, है ना। और उसी में ये बोला गया कि कुछ भी हो जाए, है ना, पेरिस समझौते में ये बोला गया कि 15.5 डिग्री सेल्सियस, यानी 1.5 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा जा सकता है, और 2 डिग्री के नीचे रखना है। 14 डिग्री सेल्सियस ये पृथ्वी का औसत तापमान था, है ना, जब दुनिया में एक तरीके से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी, है ना। औद्योगिक क्रांति के पहले दुनिया का औसत तापमान 14 डिग्री सेल्सियस था। आज के समय पर क्या है कि ये 15 डिग्री, है ना, 15.5 के लगभग ये पहुंच रहा है। तो ये बोला गया कि 1.5 पर मेंटेन करना है, और 2 से ऊपर किसी भी हालत में नहीं जाने देना है। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए ये करना होगा कि हमें प्रकृति, यानी कि हमें, है ना, नेचर को बचाना होगा। और प्रकृति अर्थात नेचर को हम कैसे बचा पाएंगे? तो हम वनों को लगाकर बचा सकते हैं, है ना। हमारे आसपास जितने भी वाटर सोर्सेस हैं, जल स्रोत हैं, उनकी रक्षा करके बचा सकते हैं, है ना। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो हवा को प्रदूषित होने से रोक सकते हैं। मतलब बहुत सारे तरीके हैं जिनको हम लोग, है ना, ठीक करके ऐसा कर सकते हैं। और ऐसी गैसेस जो हमारे वायुमंडल के लिए उपयोगी नहीं है ना, उनका उत्सर्जन कम करके, है ना, हम उन चीजों से बच सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज के समय पर, है ना, समस्या का विषय है ना। आज के समय पर, है ना, ये एक तरीके से, है ना, चर्चा का विषय है ना। आखिर ये जो समस्या या चर्चा का विषय है ना, इन विषयों के अंतर्गत इसी वजह से, है ना, अब हम लोग, है ना, डिस्कस किस बारे में करेंगे? तो हम डिस्कस करेंगे अगले सेशन में, और बात करेंगे वहां पर, पता है किसके बारे में? पर्यावरण संरक्षण, यानी एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। पर्यावरण संरक्षण है क्या, है ना। तो ध्यान से समझिएगा, आज के सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, है ना। आज के सेशन में हमने पढ़ा व्हाट इज एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण क्या है,
पर्यावरण किस तरीके से बनता है ना? पर्यावरण क्यों ज़रूरी है, क्यों आवश्यक है? और आज के समय पर ये चिंता का विषय या मुद्दा क्यों बना हुआ है, इन सभी चीज़ों को लेकर हमने डिस्कस किया, है ना? मुझे उम्मीद है कि पर्यावरण का एक बेसिक टॉपिक, एक जो बेसिक चैप्टर है, वो आपको ठीक तरह से समझ में आया होगा। तो बस अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और इतने बड़े सिलेबस के बीच में अपने आप को संयमित बनाए रखिए। जहाँ पर भी डाउट्स आए, आप पूछते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।